Hi everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So in this video we will be studying about the immunity. Last video के अंदर हमने ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस की क्या देखा था? कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. कॉमन डिजीजेस क्या क्या हमारे डे टू डे डिजीजेस है जो हम लोग एनकाउंटर करते हैं, कौन कौन से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? अनहाइजीनिक पर्सनल एनवायरनमेंट और पब्लिक एनवायरनमेंट के होने से. कंटामिनेटेड फूड और वाटर को खाने से पीने से ही जो है हमारे ये कॉमन डिजीजेस होते हैं. कॉमन डिजीजेस के अंदर कौन कौन से डिजीजेस हमने पढ़े थे? हमने पढ़े थे टाइफॉइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, एस्कैरियासिस, फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस, अमीबाइसिस. ये सारे के सारे डिजीजेस इकट्ठे हमारे बनाते हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. ये क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाते हैं या फिर किसी वेक्टर के थ्रू जाते हैं. वेक्टर क्या होता है? हमारा ट्रांसमिटिंग एजेंट. वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है डिजीज को ट्रांसमिट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जो कि बेसिकली हमारी मोस्टली जो भी होती है फीमेल मॉस्किटोज होती हैं. कभी भी मेल मॉस्किटोज हमारे वेक्टर्स का काम नहीं करते हैं. उसके बाद में हमने उसमें देखा कि क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट दीज कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि स्टैग्नेंटेशन ऑफ वाटर को रोकना. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे हम लोग मॉस्किटो रेपेलेंस यूज करके, मॉस्किटो नेट यूज करके मॉस्किटोज को दूर भगा सकते हैं. अपने घर में मेश वर्क लगा सकते हैं इन द विंडोज एंड दी डोर्स. और उसके साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है डिजीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट ना हो. तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के साथ. इम्यूनिटी क्या होती है? कोरोना की इस वेव में हमने बहुत ही ज़्यादा ये वाला नाम सुना है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो. इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसके अंदर डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी होती है. इम्यून सिस्टम क्या होता है? बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी होती है. डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी तो ये हमारे कौन से सेल्स के पास होती है? हमारी बेसिकली होती है हमारे लिम्फोसाइट्स, या फिर जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs. उनके पास हमारी जो है ये डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी होती है. इस डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी के अंदर क्या होता है? हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिजीज फाइटिंग में. कोई किस तरीके से तो कोई किस तरीके से. तो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जिस सिस्टम के पास होती है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं. और वो ही हमारी बॉडी की जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. तो स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के साथ. एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. रोज के रोज जो है हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स को एनकाउंटर करते हैं, पर कुछ के एक्सपोजर के साथ ही डिजीज होता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कुछ जो पैथोजेंस होते हैं, कुछ जो इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं वो बाईपास कर जाते हैं ऐसे ही बॉडी को, और कुछ से हमें डिजीज एनकाउंटर हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी जो है इट इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स. बॉडी जो है मोस्टली सारे फॉरेन एजेंट्स के सामने जो है डिफेंड कर सकती है, पर कुछ एजेंट्स के सामने वो भी हार जाती है, तो वो जो है उनको डिफेंड नहीं कर पाती. पर मोस्टली आप लगा लो 99% बॉडी जो है डिफेंड करने में कामयाब रहती है. द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system, it is called as immunity. Immunity क्या होती है? It is the ability of the host to fight the disease causing organism. Ability to fight the disease causing organism, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी हमारे दो तरीके की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. कितने तरीके की इम्यूनिटी होती है? हमारी दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड. तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या हो गया हमारा? जिससे कि बॉडी अपने आप को डिफेंड कर सकती है,
और उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज इम्यूनिटी। दो तरीके की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्टार्टिंग विद द इनेट इम्यूनिटी, इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी पूरी बॉडी के लिए एक कॉमन होती है, कॉमन होती है कि कोई भी पैथोजन आएगा तो उसका एक कॉमन जो है आगे से रिस्पॉन्स होता है। सो इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। ये नहीं है कि आज बैक्टीरिया आया है तो उसके लिए अलग हम लोग जो है वो अलग कुछ रिएक्शन देगी, आज प्रोटोजोअन आया है तो उसके लिए कुछ अलग रिएक्शन देगी, आज फंजाई आई है तो उसके लिए कुछ अलग रिएक्शन देगी, नहीं। इनेट इम्यूनिटी जो है कॉमन ही जो है रिस्पॉन्स देती है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ये हमें बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है इनेट, मतलब बॉडी के अंदर से ही ये पहले से ही मौजूद है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं। अब बैरियर्स क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो एक कॉमन रिस्पॉन्स देती है। वो कॉमन रिस्पॉन्स क्या है, बैरियर्स लगा देती है, चाहे फंजाई आए, चाहे प्रोटोजोअन आए, चाहे बैक्टीरिया उठ के आ जाए, वो कॉमन बैरियर्स रहेंगे। कॉमन बैरियर्स वो चारों के लिए रहेंगे कि कोई भी उठ के आ जाए तो कॉमनली जो है बैरियर्स एक्ट करेंगे सबके लिए। सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर के अंदर सबसे पहला क्या आता है, हमारा स्किन। स्किन क्या है, मेन बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारी जो स्किन है ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर है जो हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देती। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग the respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract, they also help in trapping the microbes। जो हमारे इसके अंदर म्यूकस होती है, हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस होती है, वो भी तो ट्रैप करने के लिए मदद करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब जो हमारे नॉस्ट्रिल्स है उनके अंदर हेयर है और उसके अंदर म्यूकस है, तो वो क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसको फिल्टर आउट कर देती है। फिल्टर आउट करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटेमिनेटेड चीज़ों को हटा देती है। तो म्यूकस एक तरीके का और हमारा फिजिकल बैरियर हुआ। तो फिजिकल बैरियर में हमारे कौन कौन से आए, हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस, ये दो हमारे क्या है, ये दो हमारे फिजिकल बैरियर्स है। ये दो क्या है, हमारे फिजिकल बैरियर्स है। स्किन क्या होती है, फिजिकल बैरियर होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्री नहीं देती, और म्यूकस क्या है, उनको ट्रैप करके और बाहर की तरफ फेंक देती है। कहाँ कहाँ होती है म्यूकस, हमारी रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ये सारे के सारे हमारे क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर मौजूद है। हमारा एसिडिक स्टमक जो है, एसिडिक स्टमक के अंदर हमारा कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि उसका पीएच बहुत कम होता है, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो वो एक तरीके का हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। हमारा सलाइवा है, उसके अंदर भी जो है हमारे पैथोजन ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं, उससे भी जो है वो आगे नहीं मूव कर पाते। टीयर्स इन दी आईज, हमारे आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं वो भी हमारे एक तरीके के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, और ये सारे के सारे प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। थर्ड हमारा है क्या, सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स जो कि मैंने बताया जो हमारे डिजीज फाइटिंग वो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स या फिर WBCs ऑफ द बॉडी, लाइक PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज। ये सारे क्या करते हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबसे पहला सेल्यूलर बैरियर के अंदर आता है हमारा WBC, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉम्बैक्ट करने में मदद करते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसका और तरीके क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे बेसिकली लिम्फोसाइट्स के प्रीकर्सर होते हैं। लिम्फोसाइट का प्रीकर्सर कौन होता है, मोनोसाइट, और वो ही आगे जो है मैक्रोफेजेस बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, है ना।
मोनोसाइट्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर होते हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, उन्होंने माइक्रोब को उठाया, उसको एनगल्फ करके बाहर फेंक देते हैं बॉडी के, वो हमारे फैगोसाइटोसिस में मदद करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को। लास्ट बैरियर हमारे क्या होते हैं? साइटोकाइन बैरियर होते हैं, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, इंटरफेरॉन्स, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी वायरल इन्फेक्शन। तो बेसिक इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हमारे इंटरफेरॉन्स। साइटोकाइन बैरियर्स में हमारे आ गए इंटरफेरॉन्स, जो कि वही फैगोसाइटोसिस की मदद लेके माइक्रोब्स को बाहर निकाल देते हैं। तो कितने टाइप के बैरियर्स हैं हमारे? 4 टाइप के बैरियर्स। सबसे पहला फिजिकल, जिसके अंदर स्किन और म्यूकस आती है। देन सेकंड फिजियोलॉजिकल, जिसमें क्या आता है? स्टमक के अंदर जो एसिड होता है हमारा, सलाइवा होता है, टीयर्स होते हैं, वो सारे हमारे फिजियोलॉजिकल में आ जाते हैं। थर्ड हमारा आता है सेल्यूलर, जो कि हमारा होता है WBC। और लास्ट आता है हमारा साइटोकाइन, जिसके अंदर आते हैं हमारे इंटरफेरॉन्स। तो ये थे हमारे 4 तरीके के बैरियर्स जो कि इननेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद में स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी की जब हम बात करें, वो हमारी होती है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो टाइम के साथ हम लोग एक्वायर करते हैं, तभी इसका नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक होगी, जिस तरीके का पैथोजन आएगा उस तरीके का उसे रिस्पॉन्स देगी। तो ये हमारी क्या हो गई? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि स्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिक है। और ये जो है मेमोरी पे काम करती है। इस पे पहले एक बारी जो है डिजीज अगर ये एनकाउंटर कर ले, पहली बारी जो है ये डिजीज एनकाउंटर कर ले, तो उसके बाद में क्या होगा? इसके अंदर एक मेमोरी बन जाती है। कौन सी बन जाती है? एक मेमोरी बन जाती है। और उसके बेसिस पे जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर पैथोजन आएगा तो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है कॉम्बैट करेगी। This means that a body, when it encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response. Primary response क्या होता है? जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट रिस्पॉन्स बाय द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। The subsequent encounter with the same pathogen, it elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. पहली बारी में हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स था, वो थोड़ा स्लो रहता है, कोई कम एक्सटेंट पे रहता है। फिर हमारा आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब दोबारा हमारा जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर आए तो एक हायर लेवल का होता है, एक हायर लेवल का रिस्पॉन्स आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या फिर एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द फैक्ट दैट अ बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। इससे पता चल रहा है कि अगर वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी का दे रहा है, हाई इंटेंसिटी का दे रहा है, तो मतलब बॉडी के अंदर जो है ऑलरेडी मेमोरी फीड हो गई थी कि फर्स्ट टाइम में हमारा वो वाला पैथोजन आया था, अगर वो सेकेंड टाइम आया हम उसे हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देंगे और इन्फेक्ट करने से पहले ही बाहर निकाल देंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है किस पे काम करती है? मेमोरी के ऊपर काम करती है। तो कितने टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है? फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स जो होता है जब बॉडी के अंदर वो पैथोजन दोबारा आता है। ठीक है, the primary and secondary responses are carried out with the help of 2 special type of lymphocytes, B and T. B और T lymphocytes, 2 हमारे lymphocytes होते हैं बॉडी के अंदर जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर फंक्शन करते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन्हीं से ही आता है। The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight against them. These proteins are called antibodies. Antibodies कौन प्रोड्यूस करता है? B lymphocytes हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन्स होती है इन नेचर। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? वो खुद तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, पर वो इनको हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो है हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ वाई शेप स्ट्रक्चर रहता है ना?
देखो अगर तुम देखो तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर रह रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। जो हैवी चेन्स होती हैं और लाइट चेन के टिप का जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइड होता है, और दोनों के साइड पे यही होता है, ये जो टिप होती है दोनों की एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है, और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जो ऊपर वाला है वो वेरिएबल रहेगा, क्यों, क्योंकि उस पर एंटीजन ने बाइंड करना है। स्पेसिफिसिटी उसी से पता चलती है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। जब कोई पैथोजन आता है तो उसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। वो एंटीजन जो है जब बॉडी के अंदर आते हैं उसकी आइडेंटिटी होती है, एक तरीके से पैथोजन की आइडेंटिटी उसके एंटीजन की वजह से होती है, तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में वो हमारी एंटीबॉडी होती है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्गर। जो स्मॉल वाली हैं वो क्या है, हमारी लाइट चेन्स हैं, और जो बड़ी वाली है वो हमारी हैवी चेन्स हैं। हेंस द एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, हैवी टू लाइट टू, इसलिए हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2L2। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज हमने देखी, 4 टाइप्स की। Because these antibodies they are found in the blood, the response is also called as humoral immune response. Humor का मतलब क्या होता है, लिक्विड या प्लाज्मा आप बोल सकते हो। पहली जो ये एंटीबॉडी हैं, इनकी जो चेन्स है आपस में कैसे लिंक्ड है, बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से जो है ये लिंक है। ऊपर वाला रीजन वेरिएबल रीजन होता है क्योंकि वो एंटीजन बाइंडिंग साइड होता है, और नीचे वाला सारा रीजन कांस्टेंट होता है। बस यही पढ़ना है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। अब एंटीबॉडीज जो है हमारी ब्लड के अंदर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड या फिर प्लाज्मा के अंदर जो मौजूद होता है, जो प्लाज्मा या फिर लिक्विड के अंदर मौजूद होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक तो हमारा होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी कि एंटीबॉडी मतलब ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, सेल मीडिएटेड होता है, जो कि कौन कैरी करता है, टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। अब हमारा ह्यूमरल कौन करेगा, हमारा ह्यूमरल तो वो कर रहा है, बी लिम्फोसाइट है ना, तो सेल मीडिएटेड कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी देने के लिए, जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, दे आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है ना, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उससे पहले हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए, टिश्यू जो है वो मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो बॉडी जो है उसी ग्राफ्ट होता है जो कि ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन, उसी ग्राफ्ट के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी, और बॉडी के अंदर ही जो है रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे, एंड द पर्सन मे डाई। एलर्जी की वजह से द पर्सन मे डाई। वैसे भी अगर ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया और टिश्यू भी मैच कर गया, फिर भी जो है कुछ टाइम तक ट्रांसप्लांट के पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है उस नए ग्राफ्ट के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना करे। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, जो अपने स्ट्रक्चर होते हैं, जो अभी हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारा सेल्फ है, पर कोई पैथोजन या फिर कोई ऑर्गन अगर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो बॉडी कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि नॉन सेल्फ, ये मेरा नहीं है, ये बाहर से आया है तो ये नॉन सेल्फ है, मुझे इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, बॉडी यही सोचती है। एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कि उसके अगेंस्ट में जो है फैगोसाइटोसिस ना हो, एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स उसमें हेल्प करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट से ही हमारे साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स ये सब बनते हैं जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेस कॉज करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, पहले हमें इन्नेट और एक्वायर्ड पता चल गई, अब है हमारी एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब व्हेन द होस्ट इट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स।
लिविंग माइक्रोब्स हो या फिर डेड माइक्रोब्स हो, अगर जो होस्ट है वो एक्सपोज हो गया एंटीजेंस को, तो एंटीबॉडीज उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी खुद से, खुद वो एक्सपोज हुआ, उसने खुद एंटीबॉडी बनाई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि होस्ट ने खुद अपनी जो है एंटीबॉडीज बनाई है एंटीजन को, एंटीजन या फिर माइक्रोब्स को एनकाउंटर करके, तो वो हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक्टिवली जो है, एक्टिवली द होस्ट synthesizes the antibody, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। द एक्टिव इम्यूनिटी इट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज बननी है फर्स्ट टाइम प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर, सेकेंडरी की बात नहीं करी, सेकेंडरी में तो मेमोरी आ जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर तो वो क्या होता है, वो स्लो एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। अगर हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं डेलिब्रेटरी माइक्रोब्स को, वैक्सीनेशन हम करवाने जाते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, जो इंजेक्शन हमें लगता है वो डेड माइक्रोब्स होते हैं ऑफ द डिजीज, हम डेलिब्रेटली जो है उन्हें इंजेक्ट कर देते हैं कि बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी बन जाए, कि कल को वो डिजीज आए तो बॉडी के पास एंटीबॉडीज हैं, उसे टाइम नहीं लगेगा, उसको स्लो प्रोसेस नहीं होगा, वो फास्ट प्रोसेस होगा। एक तरीके का वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया ना, हमने इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीनेशन करवाई, किसकी कोई भी एक डिजीज ले लो, डिप्थीरिया की ले ली, तो डिप्थीरिया जो माइक्रोब कॉज कर रहा है, उस माइक्रोब को हमने पहले ही अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया और बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना ली। कल को डिप्थीरिया होता है तो पहले ही बॉडी के पास एंटीबॉडीज है उसको एनकाउंटर करने के लिए, तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा और वो बॉडी को अफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो इंड्यूस करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, वो इंड्यूस करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज दे आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, इट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। क्या हुई पैसिव इम्यूनिटी, कि हमने सीधे के सीधे एंटीबॉडीज जो है इंजेक्ट कर दी। जैसे कि मदर से फीटस जब आता है तो मदर कुछ एंटीबॉडीज फीटस के अंदर डाल देती है पहले ही, थ्रू द फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, वो क्या करती है, अपनी एंटीबॉडीज को पहले ही ट्रांसफर कर देती है। वो एंटीबॉडी सीधे के सीधे ट्रांसफर कर देती है, तो उससे क्या होता है, फीटस को एंटीबॉडीज नहीं बनानी पड़ती, ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है डिजीज के अगेंस्ट में मौजूद होती है। मतलब होस्ट को कोई काम नहीं करना पड़ा, उसके अंदर जो है एंटीबॉडी आ गई, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि एक्टिवली जो है होस्ट सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies। कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी आती है, हमारी IgA, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन एंटीबॉडीज IgA जो है मदर सीधा फीटस को ट्रांसफर कर देती है। The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta through pregnancy, and these are some examples of पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्लियर है। एक्टिव इम्यूनिटी जिसके अंदर होस्ट जो है खुद एंटीबॉडीज बनाता है, और पैसिव इम्यूनिटी जिसके अंदर सीधा एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर देते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन क्या होता है, मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन्स का एक प्रिपरेशन होता है या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है, उसको बॉडी के अंदर डाल देते हैं और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेती है। तो वो एक तरीके का क्या हो गया, मेमोरी जो है वो डेवलप कर देता है कि पहले ये पैथोजन आ चुका है, बॉडी को क्या लगता है कि पहले ये पैथोजन आ चुका है, हम इसकी एंटीबॉडीज बना चुके हैं, अगर वो दोबारा आता है तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे सीधा कूद जाता है, प्राइमरी पे नहीं जाता। The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during the actual infection। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी उन पैथोजेनिक एजेंट्स को जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, किसके साथ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के साथ। किसके साथ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे सीधा आ जाते हैं। The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies। Antibodies का कैसा प्रोडक्शन होता है, एकदम से massive प्रोडक्शन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, देखो
हमने बी सेल्स हमारे जो होते हैं वो मेमोरी बी सेल्स भी बनाते हैं, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स तुम एक तरीके से वही बोल सकते हो हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, और मेमोरी बी सेल्स भी बनते हैं कि जब एक इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं तो मेमोरी स्टोर होती है ना। जैसे अगर हम पीसी चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो हम लोग मेमोरी स्टोर करते हैं ना कि हाँ हमने ये चीज़ करी थी तो इसकी मेमोरी हम लोग डाल देते, मेमोरी में डाल देते हैं अपना जो भी सामान हम लोगों ने मतलब पूरा कर रखा है फिनिश। तो वैसे ही जब एक डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो उसमें क्या होता है, मेमोरी बी सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है कि ये पैथोजन ऑलरेडी पहले आ गया है। तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन की बारी आती है आफ्टर इम्यूनाइजेशन, तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर वो पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होती हैं और वो सीधा सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। If a person is infected with some deadly microbes to which quickly immune response is required, as in tetanus, टेटनस के अंदर हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तभी बोलते हैं कि हर 6 महीने बाद एक टेटनस का शॉट ले लेना चाहिए। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट अ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन। टेटनस के इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा प्री फॉर्म एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन जो है वो ऑलरेडी जो है हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें इमरजेंसी में चाहिए होता है। तो टेटनस का इंजेक्शन कैसे प्रिपेयर्ड होता है, बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। Even in cases of snake bites, the injection which is given to the patient contain pre-formed antibodies against the snake venom. जैसे snake bites के टाइम पे भी बहुत इमीडिएट होता है इंजेक्शन लेना। उस इंजेक्शन में क्या चाहिए होता है, हमें एंटीबॉडीज चाहिए होती है। तो जो स्नेक वेनम के अंदर एंटी वेनम हम लोग डालते हैं, स्नेक वेनम जब चला गया है तो उसके अगेंस्ट में एंटी वेनम डालते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही होती हैं। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे, है ना। कुछ कुछ जो इम्यूनाइजेशन होती है वो एक्टिव होती है, कुछ कुछ पैसिव होती है। rDNA technology, that is recombinant DNA technology, has allowed the production of antigenic polypeptides of the pathogen in bacteria or yeast. Vaccine produced using this approach allow large scale production and hence greater availability of immunization. Example, hepatitis B. हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस की गई है किससे, यीस्ट से प्रोड्यूस की गई है। तो उससे rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट जो भी होता है, मतलब बहुत सारे एंटीजेंस जो है बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर जो है हम लोग बना रहे हैं और उससे जो है वैक्सीन बन रही है। उस वैक्सीन में क्या होता है कि ईस्ट या फिर बैक्टीरिया में जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड होता है वो जो बना होता है उसको हम लोग जो है फिर बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाती है हमारी एंटीबॉडीज की और ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है एक हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का हमारा कौन सा इंजेक्शन आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला इंजेक्शन आता है। एलर्जीज क्या होती है, हमारी एलर्जीज होती है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। एलर्जी जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि हमें पॉलन एलर्जी है, हमें डस्ट एलर्जी है, हमें इस फ्रूट से एलर्जी है। जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कीवी से एलर्जी है, कीवी से एलर्जी है। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इट इज़ नोन एज एलर्जी। किसी भी एक या दो चीज़ों के खिलाफ जो है बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा यानी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। The substances to which such an immune response is produced are called allergens. वो क्या होते हैं, हमारे allergens होते हैं। और जो एंटीबॉडीज इनके अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी IgE टाइप की होती है। हाँ भैया, हमें पता चल गया IgA क्या होती है, जो मदर टू फीटस जाती है। एलर्जी के अंदर IgE होती है। टीयर्स और सलाइवा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, हमारी IgM। IgM एंटीबॉडी जो है हमारी टीयर्स के अंदर होती है, जो कि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में आया था। किस में आया था, हमारा इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आया था। तो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस, एलर्जेंस के कॉमन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हमारे डस्ट होती है, पॉलन होती है और एनिमल डैंडर होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जैसे कि मैं अगर कीवी खाती हूँ तो मेरे को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। वैसे जो होता है स्नीजिंग, आप देखते होंगे कई कई लोगों को पॉलन से इतनी एलर्जी होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा स्नीज कर रहे होते हैं, उनको नोज़ जो है उनकी रनी हो जाती है, आइस के अंदर से पानी आने लग जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज हो रहा है।
एलर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी। The use of drugs like antihistamine, adrenaline, steroids quickly they reduce the symptoms of the allergy। तो ड्रग्स कौन कौन से यूज होते हैं? एंटीहिस्टामिन हो गए, एड्रेनलिन हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, वो क्या करते हैं? क्विकली एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। It evolved in the higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from the self cells। तो memory based acquired immunity क्या करती है? self recognize करवाती है from नॉन सेल्फ, कि कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है और कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है। सो इट डिफरेंशिएट्स, इट मेक्स अस डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ and the non-self। So it is based on the ability to differentiate foreign organisms from the self cell। तो one, higher vertebrates they can distinguish foreign molecules as foreign organisms and most of the experimental immunology it deals with the aspect कि जो हमारे higher vertebrates है वो foreign pathogens को easily identify कर देते हैं कि वो जो है हमारे foreign organisms है। Second, due to genetic and other unknown reasons, the body attacks the self cells। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ग्राफ्टिंग का, जब किडनी या फिर किसी और का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी हो गई, कोई और लंग्स हो गए, लिवर हो गए, इनका ट्रांसप्लांट होएगा तो उसमें क्या होता है? वो ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग होने के बावजूद जो है बॉडी उनको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करती है, बॉडी उनको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करती है और वो अपने ही सेल्फ सेल को जो है अटैक करती है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। कि जब बॉडी जो है अपने ही सेल्स के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, और वो डैमेज कर देती है अपनी ही बॉडी को, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल है सबसे पहला रूमेटॉइड आर्थराइटिस which affects many people in a society is an autoimmune disease। autoimmune diseases बहुत सारे होते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल था ग्राफ्ट का, पर ऑटोइम्यून डिजीज अगर हम ग्राफ्टिंग ना भी करवाएं तो भी उनके एग्जाम्पल होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बॉडी अपनी ही हड्डियों को जो है कमज़ोर कर देती है, अपनी ही हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, वो अपने ही सेल्फ सेल्स को नॉन सेल्फ कंसिडर करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, molecules such as antibodies। the immune system देखो क्या क्या है हमारे इम्यून सिस्टम। लिम्फ नोड हो गई, लिम्फेटिक वेसल, थाइमस, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, बोन मैरो, टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है? इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिजीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल प्ले है। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? द ऑर्गन वेयर द ओरिजिन एंड मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन बोलेंगे। जहां पे जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होता है? हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे बोन मैरो एंड थाइमस, जहां पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? जहां पे लिम्फोसाइट जो है एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो के अंदर हमारे बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और थाइमस के अंदर ये बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स, बी फॉर बोन मैरो, ये इसका शॉर्टकट है याद करने का। और टी फॉर थाइमस, और थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी फॉर थाइमस एंड टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए, जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट सबसे पहले तो बनते हैं, देन मैच्योर होते हैं, देन प्रोलिफरेट करते हैं, अपनी और कॉपीज बनाते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो कि हमारे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं? हमारे साइट्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ lymphocytes with the antigen,
जिससे कि वो क्या बन जाएंगे, अगर वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट कर गए तो वो क्या बना देंगे, इफेक्टर सेल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इफेक्टर सेल्स बना देते हैं। बोन मैरो जो है हमारा मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है, उसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। थाइमस जो होता है लोब्ड ऑर्गन होता है, जो कि हार्ट के पास लोकेटेड होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे। और थाइमस जो है बहुत बड़ा होता है एट द साइज ऑफ बर्थ, बट वो टाइम के साथ जो है रिड्यूस कर लेता है। तभी बोलते हैं कि बुढ़ों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो ओल्ड एज वाले लोगों के अंदर इम्यूनिटी होती है वो लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस का साइज छोटा होता जाता है विद एज। बर्थ पे सबसे बड़ा होता है और ओल्ड एज पे सबसे छोटा होता है। द स्प्लीन, इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। वो क्या करती है, वो ब्लड का एक फिल्टर है। वो क्या करती है, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करती है। सो इट इज अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। उसके अंदर आरबीसी बहुत सारे मिलते हैं। लिम्फ नोड्स तो हमारे कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे देखो टॉन्सिल्स भी, हमारे टॉन्सिल्स के नीचे लिम्फ नोड्स हैं, हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। और ये क्या करते हैं, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर एंटीजेंस जो कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाते हैं। जो एंटीजेंस ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, वो एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को। मैच्योरेशन के लिए हमें एंटीजेंस चाहिए ना, तो जो लिम्फ नोड्स हमारे एंटीजेंस ट्रैप करती है वो जाते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, जो कि जो हमारे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं उनको मैच्योर करने में मदद करती है। There is lymphoid tissue also located within the lining of major tracts, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर भी कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने इम्यूनिटी पढ़ी है। इम्यूनिटी सबसे पहले हमने स्टार्ट की इननेट इम्यूनिटी के साथ, जिसके अंदर हमने 4 बैरियर्स पढ़े, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। उसके बाद हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि टाइम के साथ आती है, जिसके अंदर हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद हमने पढ़ा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब होस्ट की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, है ना। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाती है इनटू द होस्ट, उसे खुद से जो है इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस करनी आती। फिर हमारा आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। उसके अंदर क्या होता है, या तो एंटीबॉडी सीधा डाली जाती है अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे कि स्नेक बाइट में या फिर टेटनस में, या फिर जो है पहले ही एंटीजेंस को डाला जाता है बॉडी के अंदर, जिससे कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। और उसके बाद में जब वो पैथोजन आके अटैक करता है तो बॉडी के पास ऑलरेडी जो है मेमोरी सेल्स होते हैं कि ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एलिसिट करता है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बाद आते हैं हमारे एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट सर्टेन एलर्जेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। फिर आता है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जब बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच का डिफ्रेंसिएशन भूल के अपने ही सेल्फ सेल्स के ऊपर जो है इम्यून सिस्टम जो है उसका काम करने लग जाता है और खुद के ही सेल्स को अटैक कर दे, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। फिर आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहाँ पे कि वो एनकाउंटर करते हैं टू द एंटीजेंस, और वहाँ पे वो क्या बन जाते हैं, हमारे इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि माल्ट क्या होता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, इन सब के बारे में पढ़ा। तो बच्चों अगर आपको मेरा जो है लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। इस वाले चैप्टर में, आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एड्स एंड कैंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू like, share and subscribe to our YouTube channel Adda 24/7 School. Bye bye.